स्टूडेंट्स, वेटनरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेटे मिराबिल सेरेब्राई की फुल फॉर्म होती है, ऐसे होता है ये, रेटे मिराबिल सेरेब्राई। यानी सेरेब्राई मीन्स ब्रेन में, मस्तिष्क में उपस्थित कोई संरचना है। धमनियों एवं सिराओं का एक जाल होता है। कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। क्या नाम है? रेटे मिराबिल है, जो कि मुख्यतः गर्म रुधिर वाले प्राणियों में पाया जाता है। मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनको हम थर्मल एनिमल्स या समतापी जंतु कहते हैं, जिनको गर्म रुधिर वाले प्राणी कहते हैं। उन जंतुओं के ब्रेन में एक आर्टरीज की और वेन्स की, मेनली आर्टरीज की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, धमनियों की एक संरचना पाई जाती है। पशु चिकित्सा के दृष्टिकोण से यह निम्नलिखित में से किस जानवर में एब्सेंट होता है? तो इन जानवरों में से हॉर्स के अंदर, घोड़े के ब्रेन में ये सिस्टम नहीं होता। रेटे मिरेबिल सेरेब्राई होता क्या है? जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन के आधार भाग में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, और इसका जो मेन काम है, ब्रेन में ब्लड पहुंचने से पहले ब्लड को कूल करना है, ब्लड को के टेम्परेचर को नॉर्मल करना है, थोड़ा डाउन करना है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पर आधारित है, जो प्रतिधारा सिद्धांत होता है उस पर आधारित है। काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी तरह का एक तंत्र किडनी के अंदर पाया जाता है, जिसमें इस तरह से वेन्स और आर्टरीज इस तरह से जालनुमा संरचना बनाती हैं। तो रेटे मिराबिल सेरेब्राई यानी चमत्कारिक एक संरचना होती है, जालनुमा, जो रुधिर वाहिनियों की होती है, और वो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, और घोड़े के मस्तिष्क में एब्सेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, लसिका परिवहन की मूल इकाई, बेसिक यूनिट क्या है? तो लसिका परिवहन किसके द्वारा होता है? लिम्फ वेसल्स के द्वारा होता है, लसिका वाहिनियों के द्वारा होता है। ये मान लीजिए लसिका वाहिनियां हैं, और आपको पता है लसिका सिस्टम क्या होता है, लिम्फेज सिस्टम। हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये हार्ट है, हार्ट में ये 4 चैम्बर हो गए, और आपको ये पता होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलता है, यानी रक्तवाहिनी निकलती है, और ये स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में, एरोटा आर्टरीज में बदल करके अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। अब अंगों में जब पहुंचाती है, चूंकि ये अंगों में जाने के बाद ही स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज, छोटी छोटी केशिकाएं बन जाती है, और उन केशिकाओं की जो दीवार होती है वो एंडोथीलियम की बनी होती है, यानी पारगम्य होती है। और आर्टरी में ब्लड का प्रेशर होता है, चूंकि हार्ट पंप करता है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर होता है, उसके कारण वहां थोड़ी मात्रा में कुछ छन जाता है रक्त में से, तो वो तरल पदार्थ लसिका कहलाता है। यदि लसिका तंत्र नहीं हो, अब देखिए लसिका तंत्र क्या होता है, जो छना हुआ, जैसे अंगों में जो तरल पदार्थ छन गया, उस छने हुए पदार्थ को ही हम लसिकाएंगे, लसिका कहते हैं। उसको वापस लाने के लिए लसिका वाहिनियां पाई जाती है, लिम्फ वेसल्स पाई जाती है, जो लगातार हृदय की ओर ला करके हार्ट के इस राइट एट्रियम के अंदर डाल देती है। इस राइट एट्रियम में क्या क्या आता है? एक तो शरीर के पश्च भाग से पश्च महाशिरा यानी पोस्टीरियर वेना कहवा आती है, अग्र भाग से अग्र महाशिरा यानी एंटीरियर वेना कहवा आती है, और इसी राइट एट्रियम के अंदर ये लिम्फ नोड आता है, लिम्फ वेसल्स आती है, जो कि बड़ी लसिका वाहिनी इसी में आकर के खुलती है, शरीर की जो थोरेसिक डक्ट के नाम से कहलाती है। तो लसिका परिवहन तंत्र का मुख्य कार्य हो गया अंगों से इस छने हुए तरल यानी लसिका को कहाँ लाना? हार्ट में लाना, और वापस से ब्लड में मिला दिया जाता है, फिर से ये पंप किया जाता है पूरे शरीर में। इससे क्या है? बैलेंस बना रहता है बॉडी के फ्लूइड्स का। अब यहाँ पर जानने वाली चीज ये है कि ये
एक दिशीय परिवहन किसका हो रहा है? लसिका का एक दिशीय परिवहन, यानी ऊतकों से, टिश्यू से हार्ट की ओर बहता है हमेशा लसिका, तो वापस नहीं आ जाए, चूंकि लसिका में कोई प्रेशर भी नहीं होता, लसिका वाहिनियों में वापस नहीं आ जाए, इसमें इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं इसकी नलियों में। लसिका वाहिनियों के अंदर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, और किसी लसिका वाहिनी में इन दो अर्धचंद्राकार कपाटों के बीच की जो संरचना है, इसी संरचना को क्या कहते हैं? लिम्फेंजियोन कहते हैं। लिम्फेंजियोन कहते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फेंजियोन। लसिका परिवहन की मूल इकाई हो गई लिम्फेंजियोन। इस तरह से दो अर्धचंद्राकार कपाट या दो वाल्व्स के बीच की जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लिम्फेंजियोन। तो लसिका परिवहन की इकाई होगी लिम्फेंजियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक बीमारी के बारे में है। जैसा हमको दिख रहा है, यह आमतौर पर डॉग्स की कोई बीमारी है, डॉग्स को प्रभावित करती है, तथा यह कुत्तों की एक टिक जनित बीमारी है। टिक जानते ही हो आप? चिचड़ी, यानी कुत्तों को टिक के काटने पर होने वाली कोई बीमारी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। संक्रमित कुत्ते के नैदानिक लक्षण सामान्यतः रक्तस्राव संबंधी विकार, मीन्स इसमें डायग्नोसिस में क्या होगा? हेमोरेज मिलेगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स की कमी मिलेगी। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब जो बिंबाणु है, थ्रोम्बोसाइट्स है जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनकी कमी मिलती है। और साथ में लिम्फेडिनोपैथी, यानी जो लसिकाओं में, लसिका वाहिनियों में क्या मिलेगी? लसिका लिम्फ नोड्स में सूजन मिलेगी, लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी। मीन्स जो लिम्फ नोड्स में जो संक्रमण होता है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको बोलते हैं लिम्फेडिनोपैथी। यह रोग रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर से मिलता जुलता है। ये एक डिजीज होती है रॉकी माउंटेन, जो कि रिकेट्सिया एक बैक्टीरिया का प्रकार है, उससे ये बीमारी होती है। आगे है, एवं इस रोग के प्रति जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते अधिक संवेदनशील होते हैं। मीन्स जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड है डॉग्स की, उसके अंदर ये बीमारी ज्यादा होती है। रोग की पहचान करें, तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में हमको ये पता चलता है कि रिकेट्सिया जनित बीमारी है, क्योंकि रॉकी माउंटेन भी रिकेट्सिया जनित होती है। तो एक रिकेट्सिया होता है एयरलिचिया कैनिस। एयरलिचिया कैनिस जो है, ये एयरलिचियोसिस पैदा करता है, एयरलिचियोसिस बीमारी पैदा करता है। तो यहाँ पर ये ठीक हो गया। कैनाइन रिकेट्सियोसिस भी बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं हम इसको। और ट्रैकर डॉग डिजीज भी कह सकते हैं हम इसको, ट्रैकर डॉग डिजीज। ऑल ऑफ अबो, यानी आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ अबो। ये तीनों बीमारियां एक ही बीमारी का के उपनाम है। इस बीमारी को और भी क्या कह सकते हैं? इस बीमारी को कैनाइन टाइफस भी कह सकते हैं, कैनाइन टाइफस भी कहते हैं। इस बीमारी को कैनाइन टाइफस भी कह सकते हैं, और कैनाइन हिमोरेजिक फीवर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हिमोरेज भी होता है, हिमोरेजिक फीवर। तो ये बीमारी है कैनाइन एर्लिचियोसिस, एर्लिचिया कैनिस, जो कि एक रिकेट्सिया बैक्टीरिया होता है। रिकेट्सिया जीवाणु का एक आद्य यानी प्रिमिटिव समूह है, जो कम विकसित होता है, वो ये बीमारी पैदा करता है। मेन चीज इसमें ये है, चींचड़ी के काटने से यानी टिक के काटने से ये बीमारी फैल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, मिल्क यील्ड इज, यानी दूध का उत्पादन एक किस प्रकार का लक्षण है, ट्रेट है। क्वेश्चन ये कह रहा है मिल्क यील्ड इज ए ट्रेट, किस प्रकार का है? तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में हाई हेरिटेबल भी नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाले कौन से ट्रेट्स होते हैं? जैसे बॉडी वेट होता है, शारीरिक भार होता है, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हाईली हेरिटेबल होता है। आपने देखा होगा जो अधिक भार वाले मनुष्य होते हैं या फिर अधिक भार वाले पशु होते हैं, उनकी जो संतान होती है वो हाई बॉडी वेट यानी अधिक उच्च भार या ज्यादा वजन वाली ही होती है। यानी बॉडी वेट एक हाई हेरिटेबल करेक्टर है, तो यहाँ पर मिल्क यील्ड नहीं है, मिल्क यील्ड तो लो हेरिटेबल करेक्टर है। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड ट्रेट भी नहीं है, क्वांटिटेटिव
ट्रेट है, मिल्क यील्ड, जो कि बहुत सारी जीन्स से नियंत्रित होता है, यानी उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है यदि कोई लक्षण कई सारी जीन्स के द्वारा नियंत्रित हो तो उसे पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सी, जीन्स इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल और है, मानव में जो त्वचा का रंग, ह्यूमन में स्किन या कोट कलर होता है, वो भी इसी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये भी जेनेटिक्स का ही क्वेश्चन है। BLUP की फुल फॉर्म पूछिए, BLUP की फुल फॉर्म पूछिए। तो इसमें बेड लाइन अनपेयर्ड, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रिडिक्शन, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रिडिक्शन, यानी बहुत सारे जानवरों के बॉडी वेट के हिसाब से ये क्या निकालते हैं, इससे ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग वैल्यू, ये एक औसत लिया जाता है ब्रीडिंग वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी याद भी रख सकते हैं हम, BLUP क्या होती है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड प्रिडिक्शन, और ये जानवरों की ब्रीडिंग वैल्यू ज्ञात करने में इंपॉर्टेंट है, काम आती है। सुनंदनी, सुनंदनी, सुनंदनी एक ब्रीड है जो कि क्रॉस ब्रीड है, और किसकी क्रॉस ब्रीड है, केटल की। और ये किससे तैयार हुई है, तो सुनंदनी तो केरल की है, तो केरल में जो मुन्नार है, मुन्नार केरल में ये ब्रीड संश्लेषित की गई। देखिए इंडिया के अंदर संश्लेषित ब्रीड्स के एग्जाम्पल है, जैसे करण फ्रिस है, करण स्विस है, या फिर जरथार है, जर्सी और थारपारकर से। इस तरह से काफ़ी सारी ब्रीड्स हैं जो बनाई गई है, संश्लेषित की गई है। इनके जेनेटिक वैल्यू का या अलग अलग लक्षणों का उपयोग करके, अलग अलग ब्रीड्स के अलग अलग लक्षणों को एक ब्रीड में, एक जीव में मिक्स करके, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, दो अलग अलग नस्ल के बीच में कराया जाने वाला क्रॉस होता है। और यहाँ पर जो क्रॉस कराया गया है वो ब्राउन स्विस, जो कि स्विट्जरलैंड की एक गाय की नस्ल है, और केरला की नॉन डेस्क्रिप्ट का मतलब होता है देसी, देसी जो वहाँ की केरला की नॉन डेस्क्रिप्ट ब्रीड है, उसके बीच में क्रॉस कराया गया है, और वो कराया गया कहाँ, मुन्नार केरल में। और इससे तैयार हुई है कौन, सुनंदनी, जो कि क्रॉस ब्रीड है। तो ये आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 7 क्वेश्चन है, एप्रामाइसिन एक एमाइनो ग्लाइकोसाइड समूह की एंटीबायोटिक है, यानी कोई एंटीबायोटिक है एप्रामाइसिन, ठीक है, किस ग्रुप की है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक। एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप का मतलब हो गया जिसमें जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, ये वाली एंटीबायोटिक्स आती है वो। और एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स है वो ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी पैदा करती है, यानी 8वीं कपालीय तंत्रिका, जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, उसको नष्ट करती हैं लगातार लंबे समय तक लेने से, और बहरापन उत्पन्न करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी इसी में आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन, ये सब एंटीबायोटिक्स आती है। आगे हम चर्चा करते हैं, समूह की एंटीबायोटिक है, यह संरचनात्मक रूप से, स्ट्रक्चरल रूप से एक अद्वितीय एंटीबायोटिक है। अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, ठीक है, मान लेते हैं। यह एक बाइसिकल सुगर मोइटी, यानी द्विचक्रीय कोई सुगर मोइटी है, यानी सुगर है, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डीऑक्सी स्ट्रेप्टोमाइन होता है, ठीक है, जो भी होता है, इतना केमिस्ट्री में नहीं जाना हमको। यह मनुष्य में उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। तो ये एक चीज ध्यान में रखें कि जो एंटीबायोटिक वेटनरी में काम में आ रही है और ह्यूमन यूज के नहीं है, तो उसका तो ध्यान में नाम रखना ही पड़ेगा। एप्रामाइसिन इन्होंने खुद ने ही बता दिया। अब ये बात है कि एप्रामाइसिन कहाँ से प्राप्त होती है, बस इतनी सी बात है। एप्रामाइसिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, घुमा घुमा करके बात इतनी है कि एप्रामाइसिन एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त होती है,
तो यहाँ पर पेनिसिलियम नोटेटम से आपको पता है पेनिसिलिन प्राप्त होती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से प्राप्त होती है नियोमाइसिन, इससे मिलती है नियोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से मिलती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से मिलती है नियोमाइसिन, रिमोसस से मिलती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, नोटेटम से मिलती है पेनिसिलिन। अब बच गया कौन? स्ट्रेप्टोमाइसिन टेनेब्रास। तो ये वृहत ज्ञान होने का ये फायदा है कि आप 4 ऑप्शंस में से क्रॉस कर सकते हो जब आपको ज्यादा ज्ञान होगा तब। अन्यथा डायरेक्ट अगर याद है आपको तो टेनेबेरियस है, शुद्ध रूप से स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनेबेरियस। ये एक कवक होती है जिससे ये एप्रामाइसिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। तो यहां पर बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। ये स्रोत पूछा है, क्योंकि आपको पता होगा ज्यादातर एंटीबायोटिक्स कवकों से प्राप्त होती है, फंगस से प्राप्त होती है, कुछ एक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, जैसे बेसिट्रेसिन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बैसिलस सबटिलिस नाम के बैक्टीरिया से मिलती है, और एक एंटीबायोटिक होती है पॉलीमिक्सिन। पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक बेसिलस पॉलीमिक्सा नाम के एक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। यानी ज्यादा बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स उपलब्ध नहीं है, कुछ एक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल यानी जीवाणु से प्राप्त होती है, बाकी अधिकांश एंटीबायोटिक्स, अधिकांश प्रतिजैविक औषधियां कवक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन लग रहा है ये। एक एगोनिस्ट रसायन, एगोनिस्ट मतलब जो फेवर करे, जो कि एक रिसेप्टर को जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए सक्रिय करता है, यानी एक तरह से एगोनिस्ट की परिभाषा हो गई यहां तक। रिसेप्टर सेल्यूलर प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही है। कोशिका के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि किसी केमिकल को बाइंड करते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। यहाँ भी क्लियर है, यहाँ तक मतलब जानकारी दी है, जिनकी सक्रियता सेल को यह संशोधित करने का कारण बनती है, मतलब कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन के लिए या कुछ जुड़ने के लिए रिसेप्टर होते हैं। वर्तमान में क्या कर रही है, इसके विपरीत एक प्रतिपक्षी एगोनिस्ट की कार्यवाही को रोकता है। मीन्स दो तरह के केमिकल होते हैं, एक तो एगोनिस्ट, वो तो करता है फेवर, और एक होता है एंटागोनिस्ट, ये करता है विरोध। तो यहां पर एगोनिस्ट की कार्रवाई को रोकता है, कौन रोकता है? एंटागोनिस्ट रोकता है, एगोनिस्ट फेवर करता है। अब यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है, मतलब यहां तक जो इस क्वेश्चन में समझाया गया है वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की परिभाषा समझाई गई है। निम्न में से अल्फा 2 एगोनिस्ट का चयन करें। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट इसमें होता है मेडेटोमिडिन। जाइलाजिन भी अल्फा 2 होता है, लेकिन अल्फा 2 एड्रिनर्जिक होता है ये जाइलाजिन। देखिए मेडेटोमिडिन क्या होता है, मेडेटोमिडिन एक एनाल्जेसिक सेडेटिव होता है, सेडेटिव एनाल्जेसिक कह सकते हैं जिसको, सेडेटिव एनाल्जेसिक, यानी एक औषधि है जिसको हम एनेस्थीसिया में काम में लेते हैं मेडेटोमिडिन को, और जाइलाजिन से ज्यादा पोटेंट होता है मेडेटोमिडिन। तो यहां पर आंसर हो गया मेडेटोमिडिन, जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट है कोनिकल पेपिला, यानी ये हो गया एनाटॉमी का क्वेश्चन। शंक्वाकार पेपिला, देखिए ये कुत्ते की जीभ है, कुत्ते की जीभ पर और बिल्ली की जीभ पर शंक्वाकार पेपिला पाए जाते हैं इस तरह से। तो आंसर क्लियर है, ए एंड बी बोथ, कुत्ता और बिल्ली की जीभ पर कोनिकल पेपिला पाए जाते हैं, शंक्वाकार पेपिला पाए जाते हैं। कुत्ते की जीभ में एक स्ट्रक्चर भी होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको बोलते हैं हम लाइसा, और इसी लाइसा के कारण कुत्ता अपनी जीभ को चम्मच की तरह यानी स्पून की तरह बिहेव कर लेता है, यानी स्पून की तरह यूज कर लेता है, चाटने का
या फिर अर्ध तरल पदार्थों को सकिंग का काम जीभ से हो जाता है, क्योंकि इसमें और इस लाइसा से ही लाइसा वायरस बना है, जो कि आपको पता है रेबीज के वायरस को कहते हैं, कुत्ते की लार में पाया जाता है या पाया जा सकता है। जीभ की बात चल रही है तो टंग जो है कुत्ते में पेंटिंग के काम भी आती है, बाहर निकाल करके जीभ को तेजी से सांस को अंदर बाहर करता है कुत्ता, उसको पेंटिंग की क्रिया कहते हैं। कुत्ते की जीभ में ब्लड सप्लाई फुल होती है, प्रचुर होती है, जिससे रक्त शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। यानी जब सांस अंदर बाहर होती है तो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, और वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जीभ ठंडी हो जाती है, जीभ के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो भी कूल हो जाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। एक और गाय की जीभ में एक टोरस लिंगुई नाम की एक संरचना पाई जाती है। जीभ एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है, वो एच आकृति की हड्डी होती है, जिसको हायोइड बोन कहते हैं। जीभ में जो मसल्स होती हैं वो रेखित यानी स्ट्रेटेड और ऐच्छिक होती हैं, रेखित और ऐच्छिक होती है, यानी हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता या दिमाग में नियंत्रित होती है। जीभ को हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसके अंदर रेखित पेशियां होती है। यानी पूरी आहार नाल में अगर हम देखें एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो जीभ ही एक ऐसा अंग है जहां पर ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है, बाकी इंटेस्टाइन में, इसोफेगस में कहीं ऐच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती। जो रूमिनेंट्स है उनकी रेटिकुलम में यानी आमाशय के एक भाग में ऐच्छिक पेशियां होती है। रेटिकुलम की पेशियों से वो जो अर्ध चबाया भोजन निगला है उसको वापस ले आता है, और उससे वापस चबा करके निगलता है, जिसको हम वापस लाने को कहते हैं रिगर्जिटेशन। तो रिगर्जिटेशन की क्रिया वॉल्यूंट्री मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियों की सहायता से होती है। आगे बात करते रहेंगे इस संबंध में। आगे 10 क्वेश्चन है, किसकी कमी से मुर्गियों के पैरों के पैंदे पर स्केली डर्मेटाइटिस हो जाता है। स्केली डर्मेटाइटिस का मतलब जैसे मान लीजिए ये मुर्गी का पैर है, यहां पर स्केल्स बन जाएंगे, स्केल्स मतलब इस तरह से सल्कनुमा, और डर्मेटाइटिस हो जाएगी। सल्क हम जानते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर की सल्क कहलाती है, यानी स्केली डर्मेटाइटिस। तो कौन सा विटामिन है वो? ये विटामिन B7 है, इसी को बायोटिन भी कहते हैं, और इसी विटामिन का नाम है H, और इसको एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर भी बोलते हैं। जो B7 है ये अंडे में पाए जाने वाले एविडिन नाम के प्रतिपोषक पदार्थ के द्वारा नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी विटामिन के बारे में आप काफी जानते होंगे। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं आपको। विटामिन C की कमी से मुर्गियों में एक रोग हो जाता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा विटामिन C की कमी से मुर्गियों में कौन सा रोग होता है, तो अभी आपको बता देता हूँ, केज लेयर फैटीग। आपके दिमाग में कहीं स्कर्वी आ रहा हो, स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। लेकिन अन्य जानवरों में। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पर इन पर विचार करना है कि मुर्गी की डेड बॉडी में या फिर मुर्गी के शव में, शव का मतलब यहाँ पर है जिस पक्षी को या जिस पशु को मीट पर्पज से मारा गया है, बस यहाँ पर जो शव शब्द है इसका मतलब ये है। मुर्गी की जो कारकस होता है या बॉडी होती है मृत, उसमें बतख के शव की तुलना में अधिक वसा होती है। बिल्कुल ये गलत है, बतख में ज्यादा होती है फैट, यानी डक के मीट में फैट ज्यादा होती है, किससे? मुर्गी से, यानी हैन से। ठीक है, हैन से या पोल्ट्री का एक पक्षी है जिसको हम गैलस डोमेस्टिकस बोलते हैं, उससे ज्यादा है एनस प्लेटिराइनस में। बतख का नाम होता है एनस प्लेटिराइनस, और मुर्गी का नाम होता है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। तो ये बात क्या हो गई? गलत। भेड़ के शव में सुअर के शव की तुलना में अधिक मांस प्रतिशतता होती है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। सुअर की जो ड्रेसिंग परसेंटेज होती है 70 से भी अबव होती है, 70% से भी ज्यादा होती है, यानी सुअर में मांस ज्यादा, पोर्क ज्यादा निकलता है।
और आपको पता है भेड़ बकरी और गाय भैंस का तो ड्रेसिंग परसेंटेज 48-50 के आसपास ही घूमता है, यानी उनमें तो मीट कम होता है। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, जो मांस होता है वो सुअर में ज्यादा होता है बजाय किससे, भेड़ से। तो रॉन्ग दिया हुआ है, तो कोई सा भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है, न तो एक और न दो। सही कथन पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कथन ये भी गलत हो गया, कथन ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क अवधि में, यानी कोई ड्राई समय चल रहा है जहां पर धूप ज्यादा पड़ रही है, बरसात कम हो रही है, सोरघम को बोलते हैं हम ज्वार। सोरघम का मतलब है ज्वार, चूंकि ज्वार का जो बॉटनिकल नेम होता है सोरघम बाइकोलर या सोरघम वल्गेर होता है। खाने के तुरंत बाद एक गाय में एकाएक आफरा, ठीक है, अचानक टिम्पेनी हो गई, और डिस्पनिया, डिस्पनिया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न हो गया, पीने के पानी, यानी उसको पानी और पिला दिया, उसके बाद में दशा और बिगड़ गई, कंडीशन और खराब हो गई। पॉइजनिंग यानी विषाक्तता का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है, मींस क्या पॉसिबिलिटी है कि किसकी पॉइजनिंग हुई है। तो हम जानते हैं शुष्क मौसम है, तो ऐसे मौसम में ज्वार की पत्तियों में या ज्वार के पौधे में जब धूप तेज पड़ती है, बरसात कम होती है नहीं होती, उस कंडीशन में ज्वार में अ, एक ग्लाइकोसाइड संश्लेषित हो जाता है जिसको बोलते हैं धुरिन। धुरिन, अब ये धुरिन ग्लाइकोसाइड वाली जो ज्वार है उसको पशु खा लेता है, और कौन सा पशु, रूमिनेंट पशु, क्योंकि इस साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है वो रूमिनेंट पशु को ही ज्यादा प्रभावित करती है। रोमांती पशुओं के में जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, जिसने भी, मेनली गाय भैंस ने क्या खा ली, धुरिन ग्लाइकोसाइड वाली ज्वार खा ली। अब वो ज्वार रूमन में जाने के बाद रूमन के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ होते हैं, रूमन के सूक्ष्म जीव के द्वारा ये धुरिन किस में बदल दिया जाता है, HCN में। इस HCN को बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक अम्ल। तो यहां पर ऑप्शंस में ये आ गया हाइड्रोसाइनिक अम्ल। इसी HCN का एक नाम और है प्रसिक अम्ल, प्रसिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इस पॉइजनिंग को बोलते हैं हम साइनाइड पॉइजनिंग। ये प्रसिक अम्ल रूमन की दीवार से अवशोषित होकर के और ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्रिया करके साइनमेट हीमोग्लोबिन बना लेता है, यानी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन को स्थायी रूप से खुद के साथ बांध लेता है ये विषैला पदार्थ। ये साइनाइड वही है जो फेमस है, जो मरने के लिए जो साइनाइड या जो ज्यादातर यूज में आता था। बहुत ही तीव्र रसायन है, बहुत ही विषैला होता है साइनाइड। तो साइनाइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाता है, हीमोग्लोबिन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, यानी उसके साथ स्थायी बंध बना लेता है। अब इसमें एंटीडोट दिया जाता है, साइनाइड पॉइजनिंग हो गई एक तरह से, इसमें एंटीडोट दिया जाता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। और इसका अगर हमें जांच करनी हो तो इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं पिक्रेट, पिक्रेट पेपर टेस्ट। तो ये साइनाइड पॉइजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्न में से कौन सी एक औषधि, कौन सी एक ड्रग है जो कि अधीर, अधीर का मतलब हिंदी में हम अधीर को कहते हैं बेसब्र, बेसब्र, अधीर। अधीर घोड़ों के लिए घुड़दौड़ अथवा प्रदर्शन समारोह से पूर्व उपचार के लिए प्रयुक्त होती है, जिससे वे संकेंद्रित प्रयास के लिए पर्याप्त रूप से धीरे हो जाएं। यानी कुछ ऐसे घोड़े होते हैं जो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, अधीर घोड़े हो जाते हैं, अधीर यानी बेसब्र हो जाते हैं, जिनको घुड़दौड़ में इनमें काम हो सकता है वो दौड़ करते करते अपने प्राण भी दे दे। तो इस कंडीशन में एक रासायनिक पदार्थ दिया जाता है उनको थोड़ा सेडेट करने के लिए, तो वो होता है एसिप्रोमाजिन। ये है, बाकी तो आपको पता होगा इन केमिकल्स के बारे में। देखिए एट्रोपिन है, एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना नाम के एक पौधे से निकलता है, सोलेनेसी कुल का एक पौधा है। और एट्रोपिन के जो काम है आपको पता होगा, ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, आंखों की पुतली यानी प्यूपिल को चौड़ा करता है, डायलेट करता है। इसके अलावा एट्रोपिन आहार नाल की क्रमांकुचनी गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को घटाता है। इसके अलावा एट्रोपिन शरीर के पूरे स्रावों को घटाता है, चाहे वो लार स्राव हो, सलेवा सिक्रेशन हो या दूध का स्राव, कोई सा भी स्राव उसको घटाता है।
और एट्रोपिन और एसिटाइल कोलिन एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब हम पिलोकार्पिन की बात कर लेते हैं। पिलोकार्पिन जस्ट उल्टा काम करता है एट्रोपिन का। यानी यदि पिलोकार्पिन एट्रोपिन आहार नाल की क्रमांकुचनी गति को घटा रहा है तो पिलोकार्पिन बढ़ाता है। यानी एट्रोपिन से कब्ज होती है, पिलोकार्पिन से डायरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खनिजों में से कौन सा एक चूजों की वृद्धि ऊतकों के जैंथीन ऑक्सीडेज के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है? देखिए, जैंथीन ऑक्सीडेज का जहां भी नाम आ जाए वहां पर मोलिब्डेनम एक तत्व है। और मोलिब्डेनम मुर्गी के लिए बहुत असेंशियल होता है, क्योंकि मुर्गी में यूरिक एसिड बनता है एंड प्रोडक्ट के रूप में, नाइट्रोजनी एंड प्रोडक्ट यानी नाइट्रोजनी उपापचय यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड होता है। और इस यूरिक एसिड के निर्माण के लिए मोलिब्डेनम आवश्यक होता है। चूंकि मोलिब्डेनम एक एंजाइम होता है जैंथीन ऑक्सीडेज, इसकी सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पर जैंथीन ऑक्सीडेज यानी मोलिब्डेनम आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक विचलन मींस जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल वे में हमसे पूछ लेता है, हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रभाव दिए गए हैं, ऑस्टवाल्ड, अल्फ्रेड हर्शे, इरविन चार्गा। ये होता है सेवाल राइट इफेक्ट, सेवाल राइट इफेक्ट। तो आज हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।